से लिया है। और ये हमारे पास जस्टिस कितने प्रकार के हैं? 3 है, एक सोशल है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल है। जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो भारत के संविधान के जब आप प्रियम्बल में जाते हो तो प्रियम्बल में यह स्पष्ट कर करके हमें दिखाता है कि हमें 3 तरह के जस्टिस प्राप्त हैं। और कौन है? तो एक सामाजिक जस्टिस है, समाज में सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। यदि भारत के संविधान का आर्टिकल हम 14 की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 हमें कहता है राइट टू इक्वालिटी। 14 राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 15 में जाते हैं तो कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, है ना, बर्थ प्लेस, क्रीड, रेस, है ना, रिलीजन। तो ये सभी जो होते हैं आर्टिकल हमारा 15 में। 16 में कहता है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लेकिन बाद में उसको यदि देखा जाए तो उसमें आर्टिकल 16 का 4 के तहत रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाई जाती है। राइट, आखिर क्यों लाया गया? इसके पीछे एकमात्र रीजन है कि जो समाज में वंचित हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, उनको भी विकास हो, वो भी सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ें। और इसको लेकर के भारत के संविधान में उनके लिए अलग से प्रोविजंस लाए गए हैं। फिर बाद में उसको देखा जाए तो जब हम मंडल कमीशन की बात करते हैं तो मंडल कमीशन में भी उसमें बदलाव किए गए। और फिर उसको आगे जा कर के अभी देखा जाए तो भारत में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। यदि एससी की बात करते हैं तो 15% दी जाती है, एसटी को बात करते हैं 7.5% दी जाती है। और यदि बात करते हैं तो 103वां संविधान संशोधन के तहत जनरल में जो इकोनॉमिक कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस कंसेप्ट लाया जो 10% होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 50% से ज़्यादा आरक्षण दे नहीं सकते, लेकिन अभी देश में इस तरह से माहौल क्रिएट किए जा रहे हैं कि इससे ज़्यादा दिया जा सके। ओके, और बिहार की बात करें, एक दिन हम कभी रिजर्वेशन पे बताएंगे तो पता लगा कि जनरल वाले के एक वो सीटें नहीं मिलने वाला है। वो मैं डिस्कस करूंगा एक दिन रिजर्वेशन, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर हम आपको बताऊंगा कि कैसे जैसे बिहार में जोड़ लो। तो अभी हम मोटा मोटी यदि हम आपको बता रहा हूँ, इमेजिन करता हूँ, तो अभी हमने क्या बताया, वहाँ पर 27% बताया ओबीसी का, फिर 15% हुआ, फिर 7.5% हुआ ना। अब बिहार में फिर क्या है, 35% महिलाओं के लिए है और 10% किसके लिए है? अब इसको जोड़ोगे तो जोड़ लो, 5, 10, 17 और 7, 17 और 7 24, 4 2 है ना, 4 5 6 और 3 9.5, बताओ 94.5% तो सीट रिजर्व हो गया। और उसके बाद फिर क्या बचे? फिजिकल डिसेबल्ड, एक्स सर्विसमैन। उसके बाद भी यदि जनरल ने मान लो कि 80 नंबर लाया और ओबीसी 80 नंबर ले आया तो जनरल के नहीं होंगे, ओबीसी के होंगे, क्योंकि जनरल में काउंट हो जाएंगे। क्लियर हो गई? जनरल का घटेगा कि बढ़ेगा? तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि जैसे आपका भी 82 नंबर और एक ओबीसी वाला भी 82 नंबर ले आया तो अब उसकी पहले होगी, ध्यान देना। तो अब उसकी हो सकता गलती से एसी आ गया तो जनरल तो पूरा बिगा गए, अब एसी होंगे ओबीसी होंगे, आप फेंका गए। तो एक दिन हम आपको इस पे पूरे मैथ समझाऊंगा, एक दिन स्टैटिकल मैथ बताऊंगा कि आखिर रिजर्वेशन का खेल क्या है। और जब आपको दिखाऊंगा ना, ये झलक जब नजर आएगी तब आपको समझ, अरे बाबा रे बाबा, रिजर्वेशन जो हम लोग बोलते तो समझ में आ गया ना बिहार है क्या। अभी मैं शॉर्ट में लेकर के आया हूँ, एकदम मात्र डेटा लेकर के आया हूँ तो 94.5% लेके आ गया हूँ। अब अभी हम एक सर्विसमैन को नहीं जोड़ा है, अभी फिजिकली डिसेबल्ड को नहीं जोड़ा है, ध्यान दीजिएगा। समझ आ गई? तो चलते हैं अब आगे। तो ऐसे टेंशन नहीं लेना, तैयारी करना है। जनरल वाले के लिए ये सबक है कि जितना मेहनत करो। अब आगे है साहब, देखो क्या कहता है हमारा। तो हमारा भारत की संविधान जो है हमारा 3 अधिकार देते हैं, जस्टिस देते हैं। क्या है? सामाजिक है, हमारा आर्थिक है और राजनीतिक है। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया? नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी हमारा कितने हैं? 3, 352, 352, 356 और 360 है ना। ये 3 हमारे पास इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। डायरेक्ट कहेगा कि भारत में द फॉर्म ऑफ इमरजेंसी इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका जवाब आप देना है डायरेक्ट। हाँ चलिए भैया, अब स्मार्ट लगने लगे हैं हम भी। ठीक है, तो नहीं एक्चुअली मैं उस समय ऐसे ही पढ़ा रहा था कि सबको, चलो कोई बात नहीं है ना। तो अब क्या है, कभी कभी अंधेरिया रात में भी पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, है ना। तो ये हमारा जर्मनी के संविधान से क्या मिला है बाबू? नेशनल इमरजेंसी मिला है। फ्रांस की संविधान, फ्रांस की क्रांति तो हमने सब पढ़ा है। पूरे दुनिया में भाईचारा, एकता, राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंट, यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, ये सभी कंसेप्ट कहाँ से आए हैं? हमारे फ्रांस की क्रांति से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई है। तो फ्रांस से हमने लिबर्टी लिया है, हम सभी लिबर्टी हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं। जो मानना है, जो बोलना है, जो पढ़ना है, जैसे जो खाना है, जो पहनना है, यू आर फ्री, यू आर इंडिपेंडेंट। आगे हमारा इक्वेलिटी, बराबर
और एक हमारा फ्रेटर्निटी। तो एक कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है बाबू? जर्मनी से लिया है, सॉरी फ्रांस से लिया है। अब हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया, इसको भी हम बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, तो यहाँ से हमने सब बार एग्जाम में आएगा कि कनकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, कनकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे हमारा ज्वाइंट सिटिंग समझते हो? ज्वाइंट सिटिंग भारत के संविधान में आर्टिकल 108 के नाम पढ़वे की होंगे। 108 के तहत हमारा राष्ट्रपति क्या बुलाते हैं? ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना, इन विच प्रेजेंस प्रेसिडेंट। क्लियर हो गई? तो जो ज्वाइंट सेशन का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, पार्लियामेंट दोनों हाउसेज का, ये हम कहाँ से लाए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से भी दो हमें याद करना होगा, एक कनकरेंट लिस्ट जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएगी, लेकिन यदि थोड़ा भी कोई डिस्प्यूट होगा तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा? हमारा मानना जाएगा या वैलिड होगा, एप्लीकेटेड होगा। क्लियर हो गई? अब हम आते हैं इस साइड, अमेरिका के संविधान पे आ जाओ। तो अमेरिका के संविधान जो है, अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाओ। तो अमेरिका, इधर यूके हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? यूके नहीं पढ़ा? अच्छा ठीक है, हाँ ब्रिटिश कहीं है? अच्छा ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश है। तो देखो यूएसए, अमेरिका के संविधान से हमने सबसे पहले लिया जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स, दोनों एक साथ अलग अलग हो जाए। जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 13 में आता है, ठीक है। फिर हमारा होता है फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स पहले कितने थे? 7, अब कितने हो गए? 6, क्योंकि 7 में एक जो था राइट टू, जो हमारा प्रॉपर्टी था, जो आर्टिकल 31 में था, इसको हमने क्या कर दिया है? इसको हम ट्रांसफर कर दिया है और 300 का ए में चला गया, और अब ये जो हो गया है ये हमारा लीगल राइट्स बन गया है। क्या बन गया है? लीगल राइट। अच्छा, आप लोग से एक क्वेश्चन गलती से पूछ दिया जाए कि वोटिंग राइट्स जो है हमारा आर्टिकल 326 के अंतर्गत आता है, तो जो वोट देने का हमारा अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है या नहीं है? नहीं है। तो ये कौन सी राइट्स में आएंगे? ये ध्यान देना होगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पहले याद रखना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि यह हमारा लीगल राइट है, और कह सकते हैं नॉन फंडामेंटल राइट्स है। क्या है? नॉन फंडामेंटल राइट। तो नॉन फंडामेंटल राइट्स में हमारा क्या आ जाएगा? 300 का ये भी आ जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी भी आ जाएगा। क्लियर हो गई? अब हमारा होता है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। हमारी जुडिशियरी क्या है? इंडिपेंडेंट है, और जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। उसके बाद हमारा इम्पीचमेंट ऑफ प्रोसीजर। इम्पीचमेंट का मतलब जब किसी भी प्रकार के संविधान का उल्लंघन होता है, हमारे प्रेसिडेंट या हमारा देश का जुडिशियरी यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एनी जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, क्लियर हो गया, यदि किसी भी प्रकार को गैर कानूनी ढंग से या गैर संवैधानिक ढंग से कोई कार्य करते हैं तो उन पे इम्पीचमेंट लाने का प्रावधान है और उनको उस पद से हटाने का भी प्रावधान है। मीनिंग क्लियर हो गया? तो ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। फिर हमारा होता है साहब रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट से हमारे पास दो हटे, सबसे पहले तो हम प्रेसिडेंट को भी हटाते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हम जज तथा चीफ जस्टिस को भी हम इम्पीचमेंट से हटाते हैं। साउथ अफ्रीका से क्या क्या हमने लिया? साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट लिया जो 368 में आता है, आर्टिकल 368 में आता जो है, ये हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया है हम? ये हमने साउथ अफ्रीका से लाया। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत के संविधान में अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है ये हम कौन सी देश के संविधान से लिए हैं? क्या जवाब दोगे? साउथ अफ्रीका से इसे हमने लिया है। उसके बाद होता है बाबू इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउसेज। और हमारा अपर हाउस मतलब हम बात कर रहे हैं राज्यसभा का। किसकी बात कर रहे हैं? राज्यसभा का। तो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, ये ध्यान देना है, ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और टोटल राज्यसभा में भी टोटल कितने पे इलेक्शंस होते हैं? तो हमारे पास देखा जाए तो 245 होता है ना, और 245 में से 12 को घटा लो क्योंकि इनको नॉमिनेट प्रेसिडेंट करते हैं, तो बचे कितना? 233। तो 233 का जो इलेक्शन होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। क्लियर हो गई? तो ये जो है हमारा करंट सीट है और मैक्सिमम 250 है। ध्यान देना, मैक्सिमम कितना है? 250। तो आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि हमारा राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितने हैं? कितने हैं? 250। और अभी इलेक्शन कितने पे होते हैं? 233 पर, ठीक है, क्योंकि 12 हमारा क्या हो जाता है? नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ों को आपको एकदम याद कर जाना होगा। ओके, अब हम इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या लिए इसको आप देख लेते हैं। व्हाट वी हैव बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। एक वहाँ तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है साहब।
तो यहां से हमने लिया है रूल ऑफ लॉ। क्या लिया है? रूल ऑफ लॉ, कानून का मसौदा। उसका बाद होता है हमारा लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा संसदीय व्यवस्था है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, है ना। और जो इलेक्शन मोड पे जो हम करते हैं, यह कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? डायरेक्ट यूके से लिया है। फिर सिंगल सिटीजनशिप, भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। ये कहां से लिया है? और कौन सी देश में डुअल सिटीजनशिप है? अमेरिका और स्विट्जरलैंड। यूके कैसे होगा? यूके से तो सिंगल लिया है, ठीक है। बाइकैमरलिज्म हमने लिया है, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यों में भी हम बहुत सारे, यदि देखा जाए 5-6 राज्यों में भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा है कैबिनेट सिस्टम हमारे पास है। अभी का कैबिनेट सिस्टम उस समय क्या कहा जाता था? पोर्टफोलियो सिस्टम। सबको याद नहीं था? पीछे से केवल आवाज आया, क्या था? नहीं पढ़ाए होंगे। तो आज का जो कैबिनेट सिस्टम है, इससे पहले कहा जाता था पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो सिस्टम कब लॉन्च किया गया था? कौन से एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935। क्लियर हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी इसको हम चर्चा किए थे। फिर होता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी विधायिका कानून बनाने की जो प्रक्रियाएं होती है। तो लोग पहले बिल आएगा लोकसभा में, फिर पास होगा तो राज्यसभा में, वहां पास होगा तो राष्ट्रपति के पास। तो ये प्रोसीजर हमने कहां से लिया है बाबू? ब्रिटेन से लिया है, यानी इंग्लैंड से लिया है। ओके। अब हमारा होता है आयरलैंड के संविधान से भी हमने कुछ लिया है। और आयरलैंड से क्या लिया है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद नॉमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है हमारा राज्यसभा में, है ना, नॉमिनेशन जो हम करते हैं राज्यसभा में 12 लोगों का राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? ये भी हमने लिया है आयरिश से। तथा हम कैसे मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट होता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? आयरलैंड की संविधान से लिया है। तो यहां तक किन्हीं को क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब इस चीजों को और हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ करके देख लेते हैं। तो ये आपको एनीवे याद कर लेना होगा। ऐसे देखेंगे उस सभी चीजों को हमने एक जगह लिख कर भी रख दिया है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने क्या लिया था? फेडरल स्कीम या फेडरल सिस्टम लिया। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी पावर्स लिया, ठीक है। फिर हमने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट लिया, गवर्नर ऑफिस। यहाँ फिर हम अपनी भाषा में सभी को कर दिया है, जो वहाँ पर फिगर में कम है। जैसे इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया? पार्लियामेंट्री सिस्टम, बाइकैमरलिज्म, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिंगल सिटीजनशिप, ऑफिस ऑफ सीएजी, है ना, रिट जुरिडिक्शंस ऑफ द कोर्ट। 5 हमारे पास रिट्स होते हैं, 5 होते हैं ना रिट्स। फिर होता है रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पर भी आपको एक जगह सारे चीज़ डिफाइन कर दिए गए। अब आपको ध्यान देना होगा कि जब हमारे पास कमेटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब कमेटी बनी थी, है ना, जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब कमेटी बनी थी, तो इस कमेटी में, अच्छा रुक जाओ, चले, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कमेटी बनी, इस कमेटी में क्या क्या हुए? तो अंबेडकर साहब हमारे कौन थे? ये चेयरमैन थे। किसके चेयरमैन थे? तो इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। एकदम स्टैटिक डेटा है, आपको याद कर जाना होगा, ठीक है। उसके बाद इसका और मेंबर कौन हुए? एन गोपाला स्वामी आयंगर बने, अलादी कृष्णा स्वामी आयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, फिर एन माधवा राव। और इनको रिप्लेस किया गया था किसके स्थान पर? बीएल मित्तल। क्यों? क्योंकि बीएल मित्तल का शारीरिक या कह सकते हैं फिजिकली वो फिट नहीं थे, बीमार चल रहे थे। क्लियर हो गई? तो ये एग्जाम में आ सकता है कि एन माधव राव को रिप्लेस्ड किया गया था, किनके नाम से? बीएल मित्तल। आखिर क्यों इनको रिप्लेस किया गया? अगला टीटी कृष्णाचारी, याद रहेगा, टीटी कृष्णाचारी, इनको रिप्लेस किया क्योंकि डीपी खेतान हु डाइड इन 1948। मीनिंग क्लियर हो गया? तो ये 2 हमारे पास सीट जो है रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं। ये चीज़ों को आपको याद कर जाना होगा स्टैटिक डेटा के आधार पर। अब हम देखते हैं साहब, और हमारी कमेटी में कौन कौन मेंबर थे, इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अदर जो हमारी कमेटी इसमें थी, ये अदर कमेटी से हम रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे कि अदर कमेटी में और कौन कौन मेंबर थे, ठीक है। तो देखो अदर की बात करते हैं, क्लियर दिख रहा है ना। तो पहला है कमेटी फॉर निगोशिएटिंग विथ स्टेट्स, मतलब राज्यों के साथ बातचीत कर करके जो भारत से अलग थलग पड़े हुए थे, जिसको हम लोग रियासत बोलते हैं, वो सभी को जोड़ना
और अखंड भारत बनाना, एक काम किनको सौंपा गया था? तो उस समय की बात करते हैं तो निगोशिएटिंग विद द स्टेट चेयरमैन की बात करें तो एक कमेटी जो बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी हम बात करें, आजादी की बात नहीं, आजादी की बात होगा तो कहाँ चल जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। क्लियर हो गई? हम भी बात करें कब? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस समय की। तो यह किनके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास। और ये भारत के पहले बने प्रेसिडेंट। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसका चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन कौन हुए? सरदार पटेल। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो ड्राफ्ट तैयार हो रहे थे उसकी भी जांच होगी कि सही बन रही है गलत, कुछ तो कामयाब हो, क्योंकि जो मान लिया जाए आप कुछ लिखे हो और आप ही को कहा जाए कि तो जांच कर, तो हो सकता है आपकी लिखी हुई आपकी गलतियां नहीं निकले, लेकिन कोई दूसरा आदमी के पास जाए तो गलतियां निकल जाती है, राइट? जिसको आप क्या कर सकते हो? अदर पर्सन चेक या एग्जामिन। तो एक किनके पास था? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। यूनियन पावर कमेटी किनके पास था? जवाहरलाल नेहरू जी के पास, है ना? और कौन कौन इसमें कमेटी? ये आपको याद कर जाना होगा, कुछ भी हो याद करना होगा। जो फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी थी किनके पास था? सरदार पटेल जी के पास। स्टीयरिंग कमेटी जो थी राजेंद्र बाबू के पास, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो थी अभी राजेंद्र प्रसाद जी के पास ही था। क्लियर हो गया? अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं इसे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में क्या क्या अंतरिम गवर्नमेंट से क्वेश्चंस आता है। क्लियर हो गया? तो देखो, अंतरिम सरकार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अंतरिम जब सरकार बनी थी तो किसको क्या मिला था, कौन कौन सी पद को चला रहे थे। तो देखेंगे बाबू, उस समय को मिनिस्टर, तो यदि अंतरिम सरकार की बात करें तो मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ाया था कि जब अंतरिम सरकार स्टार्टिंग में बना था इसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन जब हमने देखा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत समझाया बुझाया तो जा करके वो पार्टिसिपेट किए थे। और पार्टिसिपेट करने के बाद कितने मेंबर उसको मिले थे? इसमें 5 मेंबर्स को मिलाई गई थी। और टोटल फिर मेंबर की संख्या कितनी हो गई थी इसमें? 15। याद है कि भूल गए? याद है। तो अब देखते हैं इसमें कौन है। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे इनको क्या मिला था? एक्सटर्नल एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस। अब देखें, एक्सटर्नल मतलब विदेश मंत्रालय, ऐसे समझो। आज हमारे भारत के अभी एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। क्लियर हो गया? और कॉमनवेल्थ रिलेशंस, कॉमनवेल्थ किसको कहते हैं बाबू? कॉमनवेल्थ का मतलब होता है वैसा राष्ट्र जो एक न एक दिन इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का वो गुलाम रहा हो। अब समझ में आ गया? एक न एक दिन उन्होंने ब्रिटेन का गुलाम रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ के अंतर्गत वो आते हैं। वो आपने सुना होगा, कॉमनवेल्थ गेम के भी नाम सुना होगा, सुना था ना? चलो भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या मिला इसमें? इनको मिला था गृह मंत्रालय, जो आज हमारे कौन संभाल रहे हैं? श्री अमित शाह। ठीक है? तथा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। क्लियर हो गई? ये अभी कौन संभाल रहे हैं? जो भारत के भी रेल मंत्री हैं। ओके, राजनाथ सिंह रेल मंत्री हैं कि डिफेंस मिनिस्टर हैं? अब होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या मिला? इनको मिला एग्रीकल्चर एंड फूड। देखो अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है, तो ये दोनों आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है बाबू कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र बाबू को कौन कौन से पद मिले थे। तो याद कर लीजिएगा कि एग्रीकल्चर जो था, कृषि जो था, यह मिला था राजेंद्र बाबू के। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को मिला था। गृह तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। क्लियर हो गया? अब हमारा होता है जॉन मथाई, नाम सुने होंगे, बजट पेश करने में सबसे ज्यादा नाम आता है। उस समय ये कौन थे? इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, इंडस्ट्री यानी उद्योग। लेकिन देश आजाद होने के बाद सबसे पहला उद्योग मंत्री कौन बना? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। याद करो, बताए होंगे, जिनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? जम्मू कश्मीर में। मतलब आप लोग भूल गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद रहेगा। यह जो थे जनसंघ के नेता थे, जनसंघ के नेता थे। उसके बावजूद भी जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो आज़ाद होने के बाद पंडित नेहरू जी की जो कैबिनेट था उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री बनाया, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री कह सकते हो। ठीक है? इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री इनको बनाया गया। और इन्हीं के सिफारिश पर, इन्हीं की देखरेख में बाबू 1948 में 1948 में सबसे पहले भारत में, हमारे भारत में जो पहला आया था
इंडस्ट्रियल रेगुलेशन पॉलिसी, IRP, क्या नाम रहेगा, IRP, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन पॉलिसी, यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ही देखरेख में लाया गया था। लेकिन इसी के साथ क्या हुई कि जम्मू कश्मीर को भारत में मिला करके उसे 370 अलग से स्टेटस दे दी गई तथा 35A दे दिया गया। मीनिंग क्लियर हुआ। और इससे कहीं न कहीं ये व्यक्ति दुखी हो गए और इन्होंने कहा कि एक देश में 2 संविधान 2 कानून नहीं हो सकते। और ये पहला इंसान थे जिन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रालय से रेजिग्नेशन दे दिया था। क्लियर हो गई। तो यह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कोई गलती तो नहीं किए होंगे, क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर को अलग से जब 370 धारा बनाई गई, अलग से संविधान दिया गया, तब इन्होंने इसका बहिष्कार किया और कहा कि हमें ऐसे पद पर नहीं रखना है जहां पर एक देश में 2 तरह के कानून तथा 2 संविधान अब लागू हो रहे हैं। आगे हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे तो ये क्या था मामला 370 और 35 से मैं वहां पर समझाऊंगा। क्लियर हो गई, इसलिए भी पेशेंस रखना है। तो आपसे क्वेश्चन 2-4 तो अभी भी कंप्लीटली पूछ लिया। पूछा जाएगा कि आजाद भारत का पहला उद्योग मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या ये, और ये पहले भी याद रखना कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी, तो जब सरकार बनी तो मायने सी बात है कि कांग्रेस के तो नेता थे, एकमात्र जो थे गैर कांग्रेसी थे, जो जनसंघ के नेता थे, और इनको नेहरू जी अपना कैबिनेट में मंत्री बनाए थे और एक जिम्मेवार वाला पद दिया था उद्योग मंत्रालय। क्लियर हो गई। तो ये पहला ऐसा इंसान थे। तो ये अपने आप में एक इतिहास कायम है और एग्जाम पूछने की संभावना ऐसे क्वेश्चन से, ऐसे हिस्ट्री से ज़्यादा हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। जगजीवन राम जो सबसे लंबा समय तक कैबिनेट का पार्ट रहे, लगभग 32 साल इन्होंने, यदि बीच बीच में कुछ समय को छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा समय तक अबाउट हम कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, इन्होंने लगभग 32 ईयर्स तक कैबिनेट का पार्ट रहे। और यही जगजीवन राम हैं जिनकी अध्यक्ष, जिनकी देखरेख में मायावती ऐसे नेतृत्व आए। यही हैं जो आज के डेट में आप सुने होंगे कि भारत के पहला महिला लोकसभा अध्यक्षा मिली, श्रीमती मीरा कुमार, जो रोहतास सासाराम संसदीय क्षेत्र से आती हैं। क्लियर हो गया। दूसरा महिला कौन मिली? श्रीमती सुमित्रा महाजन, नाम सुने हैं। तो पहला इतिहास आता है मीरा कुमार से। तो ये सभी को राजनीति में जो इनकरेजमेंट कहीं से मिला होगा, ये कहाँ से मिला? जगजीवन राम जी से मिला। मैंने क्लियर हो गया। तो सबसे लंबा समय तक भारत के इतिहास में कैबिनेट में कोई मंत्री रहा, उस व्यक्ति का क्या नाम है? जगजीवन राम। इसको बाबूजी भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? सरनेम बाबूजी भी बोला जाता है। क्लियर हो गई। देखो हम पढ़ रहे हैं क्या? इंटरिम गवर्नमेंट। और जोड़ के कितने बता रहा हूँ, जितने एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेट होंगे बन जाएगा, और नहीं बना तो हाँ ये भी कह सकते हैं। तो आप पहले उप प्रधानमंत्री यहाँ भी कहिए। ओके, तो पहले की पहले बात होगी तो ना दूसरे की बात होगी। आगे देखते हैं। सरदार बलदेव सिंह, ये कौन बने साहब? ये बने रक्षा मंत्रालय, जो आज है श्री राजनाथ सिंह जी। और जगजीवन राम को क्या मिला था उस समय? लेबर यानी श्रम। ठीक है। फिर CH भाभा थे। ये CH भाभा को मिला वर्क्स, माइंस तथा पावर यानी एनर्जी। क्लियर हो गई। तो इस मंत्रालय, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? जगजीवन राम जी से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। जॉन मथाई जी को ले, ऊपर में जितने भी हम ऐसे स्टार मारते जा रहे हैं। फिर लियाकत अली मुस्लिम लीग से थे। ये और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये तो पहले कहते कि हम आपके साथ आएंगे नहीं, लेकिन बाद में मन मनोबल से समझे थे। तो लियाकत अली खान आए और इनको भारत में क्या मिला? फिनांस। और जैसे भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान अलग हुए, तो ये पाकिस्तान के पहले कौन बन गए? PM। पाकिस्तान के पहले कौन बन गए? PM, यानी फर्स्ट PM ऑफ पाकिस्तान। क्लियर हो गई। लेकिन जब अंतरिम सरकार बनी तो अंतरिम सरकार में भारत के पहले कौन बने? फिनांस मिनिस्टर बने। इज इट ओके। फिर अब्दुल रब निस्तार, ये भी वहीं से थे, मुस्लिम लीग से लिखवाए हैं ये सब का नाम। तो ये कौन थे? पोस्ट एंड एयर। क्लियर हो गया, यानी डाक तथा हवाई। आगे है अशरफ अली, इनको मिला रेलवेज तथा ट्रांसपोर्ट। फिर है सी राजे गोपालाचारी, ये कौन थे साहब?
ये सी राजगोपालाचारी आजाद भारत के क्या बने? पहले भारतीय वायसराय बने, है ना? वायसराय बने या गवर्नर जनरल बने? हाँ, इसीलिए मुझे ये बात को दोहराना पड़ा क्योंकि आप गलत बोल रहे थे। क्योंकि हमने देखा था कि 1857 के बाद हमारा एक वर्ड आया जो इससे पहले गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल को हटा के वायसराय आया, और आजाद होने के बाद फिर वायसराय को हटा के हम क्या कर दिए? गवर्नर जनरल बना दिए। तो आजाद भारत का गवर्नर जनरल पहला जो था लॉर्ड माउंटबेटन था, लेकिन आजाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो था वो था सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चंस कैसे घुमाएगा ये आपको समझना होगा, क्यों? तो देखते हैं इनको कौन सी पद मिला था? एजुकेशन एंड आर्ट। अब हम देखते हैं आई चंद्रीगढ़, इनको मिला क्या? कॉमर्स। फिर है हमारा गजनाफर अली खान। आगे बढ़ते हैं, इनको मिला हेल्थ। और एक हैं जोगिंदर नाथ मंडल जी, इनको मिला कानून मंत्रालय। इन्हें क्लियर हो गई? तो ये सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो हमने आपको स्टार मार दिया था। क्लियर हो गई? तो ये चीज़ों को आपको याद कर लेना होगा। और मेंबर्स ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट व मेंबर्स ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो हो सकता है एग्जाम में भी पूछ दे कि अंतरिम गवर्नमेंट के जो मेंबर थे वो किसके मेंबर थे? तो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी थे। इसलिए द वायसराय कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ द काउंसिल। वायसराय जो होता था काउंसिल का कौन होता था? हेड होता था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू वाज डेजिग्नेटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। मीनिंग क्लियर हो गए? यानी वायसराय के भी जो काउंसिल थी उसमें भी इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। किनको? अब हम देख सकते हैं फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया ने मतलब 1947। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? 1946 का पढ़ा, अंतरिम सरकार पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत, क्योंकि अंतरिम सरकार से क्वेश्चंस भी आती है और फिर आती है कि स्वतंत्र भारत का कौन कौन किसको क्या क्या मिला। क्लियर हो गया? अब हम इसे देखते हैं और इसको भी आपको याद करना होगा। जिस तरह से भी आपने उसको याद किया होगा ठीक उसी प्रकार इसे भी आपको याद करना पड़ेगा। तो देखता हूं कि आप लोगों को याद होता है कि नहीं। उसके बाद फिर मैं पूछताछ करूंगा। पूछ सकते हैं ना आज? चलो थैंक यू। तो देखो साहब, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया क्या है साहब? तो देख सकते हैं मिनिस्टर्स कौन हुए और उसके बाद है पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियोज मतलब अभी जो हम लोग कैबिनेट बोलते हैं इनके बारे में बात करेंगे साहब। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास क्या क्या था बाबू? तो हमारे नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री पहले बने, पीएम बने। विदेश मंत्रालय इन्हीं के पास था और यही कारण थे कि इनको बोला जा रहा था कि आप भारत को यूएनएससी बना दीजिए। तो बोले कि हम कि तू बताए थे ना कहानी? क्लियर हो गई? यही पटेल साहब जब जूनागढ़ को मिला लिया, हैदराबाद को मिला लिया, आगे जाकर के जम्मू एंड कश्मीर की ओर बढ़े थे तो बोला गया था भाई मंत्रालय हमारे पास है, ज़्यादा इधर नहीं भटकने का, प्लीज कम टू दिल्ली। एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, अभी भी हमारा ये पार्ट ज़्यादातर पीएम के पास ही होता है। क्लियर हो गई? अच्छा, बता सकते हैं बिहार का होम मिनिस्टर कौन है? बिहार के गृह मंत्री कौन है? कोई बता सकते हैं? बता दीजिए। हु इज होम मिनिस्टर ऑफ बिहार अभी वर्तमान में? बताइए बताइए। टॉफी खाइए, अल्पेन लाइव टॉफी का नाम दे दिया है, नहीं तो डेयरी मिल्क चल जाएगा। कोई नहीं बताएंगे? याद रखिएगा, बिहार से ऐसा क्वेश्चन गलती से पूछ दे तो आप कहिएगा कि जब से बिहार अलग हुआ है बिहार का कोई अलग से गृह मंत्री नहीं बने, मुख्यमंत्री ही बिहार के गृह मंत्री होते हैं, यानी मुख्यमंत्री के पास ही पद होता है। क्लियर हो गई? तो बिहार के गृह मंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। ठीक है, जो पदभार किसी को नहीं दिया वो मुख्यमंत्री में निहित हो जाता है। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। तो आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को क्या मिला? होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तथा स्टेट। मिलाने वाला भी जस्ट बात किया था ना कि आजाद भारत से पहले और बाद, जैसे अब बाद तो इनको हुआ कि भाई यूनाइट करो। यूनाइट में इन्होंने टोटल 565 जो रियासत थी
जो बच गया था 552 पर सबको ही मिलाना शुरू कर दिए, ठीक है। और उसमें 3 थोड़ा सा नोटी कर रहे थे, उनको भी अंततः मिला करके एक को छोड़ दिया। डॉक्टर राजेंद्र बाबू को क्या मिला? फूड एंड एग्रीकल्चर। इससे पहले भी इनको मिला था क्या? यानी इनका मंत्रालय नहीं बदला है। इससे प्रूफ होता है कि अंतरिम सरकार में भी काम अच्छे किए होंगे, है ना। उसके बाद है हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका क्या मिला? शिक्षा। इनके जन्म कहाँ हुआ था बताए थे? मक्का। डायरेक्ट क्वेश्चन ही ऐसे पूछा है, इसलिए जितना क्वेश्चन होगा फटाफट एक बार में हम लोग स्टैटिक मोड, बार बार स्टैटिक आज पढ़ा रहा हूँ। जॉन मथाई, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, इनका मंत्रालय चेंज हो चुका है। आर सनमुगम शेट्टी, इनको क्या मिला? फिनांस। अंबेडकर साहब को क्या मिला? कानून मंत्री बने। यानी आजाद भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने? डॉक्टर अंबेडकर साहब बने। जगजीवन राम जो थे वही यहाँ पर भी बैठे रह गए हैं, यानी इनका लेबर अभी भी मिला है। सरदार बलदेव सिंह पहले भी डिफेंस में थे, अभी भी डिफेंस में रह गए, इनकी मंत्रालय कोई बदलाव नहीं हुई है। अब आते हैं राजकुमारी अमृत कौर को क्या मिला? हेल्थ। क्या मिला? हेल्थ, यानी स्वास्थ्य विभाग ये संभाल रही थी। तो डायरेक्ट एग्जाम होगा कि आज़ाद भारत के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय सबसे पहले किनको दी गई या कौन सी महिला थी? तो नाम याद आ गया? राजकुमारी अमृत कौर। इनका योगदान हमने देखा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी बहुत महत्वपूर्ण था। फिर CH भाभा, इनको मिला है कॉमर्स। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आ गया। एक क्या कौन थे? इंडस्ट्रीज एंड माइंस। क्लियर हो गई? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन सी पार्टी के थे? जनसंघ। कॉपी देखना पड़ रहा है। जनसंघ ही आगे जाकर के बीजेपी बना 1980 में। क्लियर हो गई? तो जनसंघ के नेता थे जो नन कांग्रेसी थे और कैबिनेट में इनको शामिल किया गया था। तो अब देखो हमें कुछ देखना है। पार्ट 7 आर्टिकल 238 डील्स विथ स्टेट्स वाज रिपील्ड इन 1956 बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्ट। और आगे हम मतलब हमारा आगे हम लोग पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ द स्टेट्स। क्लियर हो गई? यानी राज्यों को कैसे कैसे मिलाया। जब हम देश आज़ाद हमारी हुई तो कितने रियासत में, ये तो हमने पढ़ाया होगा, और कितने पार्टों में टूटा हुआ था। इसको जोड़ने के लिए हम फजल अली की कमेटी में कैसे बनाया। फिर हम पढ़ेंगे कि हैदराबाद के उस समय के तेलुगु नेता जो एक बंदा था, उसका नाम था क्या? पोटी श्रीरामल्लू। नाम याद रहेगा? पोटी श्रीरामल्लू। उन्होंने 56 दिनों तक फास्टिंग पर चला गया कि हमें तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य चाहिए। और अंत में 56 दिन के बाद उस बंदा को मृत्यु हो जाता है। और बात आती है 15 दिसंबर को उसकी मृत्यु होता है और 19 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री घोषणा कर देते कि भाषा के आधार पर एक राज्य बनेगा। और पहला भाषा के आधार पर राज्य बनता है, उसका नाम होता है आंध्र प्रदेश। और उसके बाद आवाज़ उठना शुरू हो गई भाषा को लेकर के, भाषा के आधार पर बनेंगे। और यही इतिहास होता है कि 1960 में जो एक हमारे पास मात्र महाराष्ट्र प्रोविंसेस था, ये जाकर के 60 में 2 भागों में टूटा। एक गुजराती भाषा के आधार पर टूटा, एक मराठी भाषा पे टूटा। आगे वही हुआ कि पंजाब और हरियाणा भाषा के आधार पर टूटे। उसको लेकर के फिर हमने देखा कि JVP एक कमेटी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में जयपुर कांग्रेस अधिवेशन में एक कमेटी JVP कमेटी बना। इसको कहना था कि भैया आप ढूंढ के बताओ कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है या नहीं। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। क्लियर हो गया? अभी तो खेल होने वाले ही, अभी तो शुरू हम लोग हुए हैं। अभी तो रियल कॉन्स्टिट्यूशन में आए हैं कहाँ? अभी तो बैकग्राउंड में ही है ना। प्रीएम्बल के बाद रियल कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग आएंगे। अब देखते हैं भाई, ये आपको याद कर जाना है डायरेक्ट। हंस के करो या रो के करो, करना तो पड़ेगा। तो हमारे भारत के संविधान में कितने शेड्यूल हैं बाबू लोग? 12 शेड्यूल्स हैं। और 12 शेड्यूल से हमारा क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इससे हमें जानना होगा। तो देखो भैया, पहले शेड्यूल में क्या चर्चा किया गया है? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक जाता है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे। शेड्यूल 2 में क्या चर्चा करता है? सैलरी इमोलूमेंट्स, यानी हमारे देश में जितने भी मंत्री होते हैं उनको जो सैलरी दी जाती है, उनको पेंशन दी जाती है, एलोवेंसेज दी जाती है, उनकी चर्चा कहाँ है? सेकंड शेड्यूल में। डायरेक्ट एग्जाम में यूपीएससी में पूछता है। थर्ड शेड्यूल में है ओथ एंड अफर्मेशन, जिसको हम लोग शपथ बोलते हैं, शपथ लिया जाता है ना। फिर हमारा चौथा शेड्यूल है एलोकेशन सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कितना किसको सीट मिलेगा। राज्यसभा के बिहार में कितना सीट है?
16 है, लोकसभा का 40 और राज्य विधानसभा का, हाँ यस 243। वेरी गुड, एक्सलेंट भाई, ताली लगा दो एक बार कम से कम इस बच्चा के लिए, पढ़ रहा है। थैंक यू नेताजी, आगे हम लोग को प्राउड करेंगे। आगे हमारा 5th शेड्यूल, वो हमारा है क्या, शेड्यूल्ड एरियाज के लिए है। 6th में हमारा ट्राइबल्स एरिया के लिए है। 7th में देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, जिसको हम लोग पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पढ़े थे ना। 8वीं शेड्यूल में हमारी भाषा की बात हो रही है। जब देश आज़ाद हुआ था उसमें 14 भाषा था, अब इसमें 8 भाषा जुट गए, टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई है। पूरे हमारा 22 भाषा में इंग्लिश का कहीं भी चर्चा नहीं की गई है, याद रखना। एक बिहार का भी भाषा इसमें जोड़ा गया है, और ये हमारा मैथिली भाषा जोड़ा गया है। कौन सी भाषा, तो आप लोग से कोई है मिथिलांचल के जो मिथिला बोलते हैं, आप हैं, बताइए। मिथिला एकमात्र ऐसा भाषा है जिसका अपना स्क्रिप्ट है, पढ़ाया होगा एक दिन, बोला भी है। एकमात्र यही भाषा है बिहार का जिसका अपना स्क्रिप्ट है। उस स्क्रिप्ट का नाम बताइए। टॉफी खाइए, पूरी क्लास ऑन टॉफी। हमें पता है नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये सब बीपीएससी इंटरव्यू में हम लोग जम कर रोवाते हैं। गलती से कोई मिथिलांचल से आता है तो खूब रोवाते हैं। उसका नाम है तिरहुता। क्या नाम है, तिरहुता। क्लियर हो गई। अब अभी बिहार में और भाषाओं को इसमें जोड़ने की बात है, जैसे भोजपुरिया की बात हो रही है। देखिए आपको मैं बता दूं, बिहार स्पेशल आप पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। बिहार में जो भोजपुरिया भाषा बोली जाती है, बिहार की भाषा नहीं है। ये राजा भोज के स्थान उज्जैन के नाम सुने हो, मध्य प्रदेश में। भोपाल के नाम सुने हो, तो भोपाल को कौन बसाया, राजा भोज ने, ठीक है। और वहां से उज्जैन से जो माइग्रेट होकर के यहाँ पर आए, तो सबसे पहले बिहार में बक्सर और आरा के बीच जो भोजपुर कहते हैं, वहां पर उन्होंने बसा, और उस नाम पे इसको भोजपुर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, भोजपुर नाम दिया गया। और उसके बाद धीरे धीरे जहाँ भी बिहार में धीरे धीरे बढ़ते गए, वहाँ पर ये भाषा का प्रचलन हो गई। तो आज भोजपुर, आरा, बक्सर, रोहतास, उधर चले जाओ, इधर कैमूर चले जाओ, फिर इधर आप चले जाओगे तो चंपारण की इलाका हो जाएंगे, सारण, सिवान और गोपालगंज, है ना। ये सभी जगहों पर क्या बोली जाती है, भोजपुरिया। और हम लोग कौन से क्षेत्र के आते हैं, मगहिया, मगध, है ना। तो मगह जो भाषा है, मगधी जो भाषा है, इसका अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिए सतीश दुबे नाम के इंसान, ठीक है। सतीश दुबे, ये मत सोचिए कि हमारे घर के कोई इंसान होंगे, ठीक है। तो सतीश दुबे ने अंतर्राष्ट्रीय इसको पहचान दिया। और जब मनोज तिवारी, बात है 2019 की बात है, जब संसद में इन्होंने डिमांड कर रहा था कि भोजपुरिया भाषा को 8वीं अनुसूची में मिलाया जाए, तो उन्होंने बोल के बैठे। उसके बाद हमारे औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने खड़ा होकर बोले कि पहले आप लोग, हम दोनों अपने इतिहास की बात कर लेते हैं कि किनकी भाषा कितनी प्राचीन। तो सबसे प्राचीन यदि देखा जाए तो मगधी है, ठीक है। मगधी, मगधी को हम लोग मगही बोलते हैं अपनी भाषा में। पाली के नाम सुने, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन दिए थे, वही भाषा अपभ्रंश है। क्लियर हो गई। तो इसका तो इतना पुराना इतिहास महात्मा बुद्ध से जुड़ जाता है। आपका क्या है इतिहास, भोजपुर भाषा के कोई है इतिहास, ओके। तो इसीलिए मनोज तिवारी बैठ गए संसद भवन में, औरंगाबाद के संसद ने उनको कहा कि बैठिए, क्योंकि आपसे पुराना हमारी इतिहास रही है, इसलिए आपसे पहले मैं हूँ। भाषा के लिए भी हम लोग लड़ते हैं। भाषा के आधार पर देखें कि लड़ करके अंत में एक नया राज्य का गठन हुआ, और उसका नाम हुआ आंध्र प्रदेश। वो कौन सा व्यक्ति था जो 56 दिन के बाद मृत्यु हो गई थी, पोटी श्रीरामल्लू। नाम इस याद नहीं होगा, हम ऐसे ऐसे नाम आपको बताने वाले हैं भविष्य में। हाँ, मैं और कुछ नहीं तो बच्चे लोग पोटी कर देता है, याद कर जाना। याद करने की तरीका हम बता देते हैं। हाँ, अल्लू खा के पोटी, क्या क्या ऐसे नहीं करेंगे, वो भी राजनेता रहे हैं, सॉरी। अब हम देख सकते हैं 9th शेड्यूल है। तो 9th शेड्यूल में हमारा क्या है, स्पेशल लॉज बियॉन्ड द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द कोर्ट बट नाउ अंडर रिव्यू। रिव्यू का मतलब सुप्रीम कोर्ट, किसी भी प्रकार का हाई कोर्ट दे देती है डिसीजन, तो ऐसा नहीं कि इंसान ही दिए हैं, कभी गलतियां भी हो सकती है, उसे पुनः हम रिव्यू कर सकते हैं। 10वां में है एंटी डिफेक्शन लॉ। 1985 में सुना होगा, आया राम गया राम, हरियाणा वाला नेताजी, है ना, सुबह से शाम तक पार्टियां बदलते थे, तो उनको आया राम गया राम नाम पड़ गया था। तो एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे यहाँ भारत में लाई गई है, जो 10वां शेड्यूल में है। 11वां में है पंचायती राज की बात करती है, और 12वां जो है हमारा, उसमें
म्युनिसिपैलिटी, यानी ये हमारा लोकल गवर्नेंस है। और लोकल गवर्नेंस में एक रूरल होता है, एक अर्बन होता है। तो रूरल की बात हुआ है 11th में और अर्बन की बात हुआ है 12th में। क्लियर हो गया? यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? तो बता दीजिए, पटना क्या है? नगर निगम है ना? नगर निगम के हेड कौन होता है? अच्छा ही प्रश्न, क्योंकि अभी आपके यहाँ वोट पड़ी है, आप लोग वोट दिए भी होंगे। महापौर होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेयर। अभी कौन है आपके? रुकिए, आपके मेयर कौन है? आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, पटना से हैं, पूछ दिया जाएगा कि आपका मेयर कौन है। इतना सारा आदमी तो नहीं है, हो सकता है कोई एक ही मेयर बनेगा, और मेयर कोई दूसरा नहीं, जो पीछे बार थे वही आपके मेयर हैं। नाम बता दीजिए। श्रीमती लगाइए, आपसे फ्रेंड नहीं ना है? हाँ, क्लियर हुआ? देखिए, ये सब वोट देके जिता दिए हैं, लेकिन अपने मेयर के नाम नहीं पता। अरे घर वाले तो दिए होंगे, ये सब तो याद होना चाहिए। अब आगे देखिएगा, इसको आपको याद कर जाना है, ठीक है, क्योंकि इसको हमें पूरा पढ़ाना भी है, ये चीज हमें पढ़ाना है। तो देखो, पहला पार्ट 1 में हमें क्या पढ़ना है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। एक कौन आर्टिकल आएगा? अभी कुछ देर पहले लिखा था। दूसरा हमारा पार्ट में क्या पढ़ना है? डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि सिटीजनशिप इज मेंशन्ड इन द पार्ट। कौन सी पार्ट में? 2। आर्टिकल कहां से कहां है? 5 से 11। ये जो है स्टैटिक डेटा है, डायरेक्ट बीपीएससी में लड़े वाला डेटा है। पढ़ने के लिए तो हम लोग सब पढ़ ही गए हैं, लास्ट में हर टॉपिक वाला स्टैटिक पे बात करेंगे। ओके, फिर हमारा है फंडामेंटल राइट्स। कौन सी पार्ट में है? 3 में। इसमें आर्टिकल डीपीएसपी कौन सी पार्ट है? आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी जस्ट इसको लिखवाए होंगे, यूनियन 52 से। अब इस तरह से हमें पूरा के पूरा पढ़ना है, तो यूनियन में पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव 52 से 78। इस तरह से हमें पूरा का पूरा इसे याद कर जाना होगा। फिनांस, ये सभी को क्लियर हो गया? तब जा करके हमारी संविधान जो होगी, यह संविधान का पूरा बैकग्राउंड हमारे समाप्त होगी, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी ये सभी आपको भी पढ़ना है। अभी आप मत सोचिए कि ख़त्म है। ये जो आप लास्ट ये देखे ना फोटो, यह फोटो हमें पूरा कंप्लीट पढ़ाना है। अब सोच ले सकते हैं कि इसमें हमें कितने समय लगेंगे, इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे चीज़ हमें को पढ़ाना है, क्योंकि आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। ओके, अब याद कैसे होगा आपको बताता हूँ। तो ये सभी जो है हमारे इस संविधान में हमें स्टडी लागू करनी है। अब हम इसके साथ हमारा संविधान कैसे कैसे बना, ये आप लोग को पीडीएफ हम सभी को दे दिया है, जिनको नहीं मिला है चल जाएगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग साहब थोड़ा पीछे की ओर आए। क्या बाबू? ठीक है, मिल जाएगा, हड़बड़ाने की बात नहीं और रोने की बात नहीं है। मैं आपके साथ हूँ ना? चलो, बात है ख़त्म। अब हम लोग देखते हैं मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, तो हम लोगों ने कर ही लिया। बैग कहाँ है? इसमें ए है। चलो, अब हम लोग इसमें देखते हैं प्रियम्बल की। हम खाली हमको प्रियम्बल का पिक्चर दिखाना है और फिर हम समझाना। ये देखो भैया, अब हम लोग प्रियम्बल से आज हम अपना पॉलिटी को शुरुआत करते हैं, देश की संविधान को हम शुरुआत करते हैं। डियर ऑल द एस्पिरेंट्स, जस्ट वी मस्ट बी नोन ऑफ इट। देखेंगे आज हम भारत की संविधान आपके सामने रख रहा हूँ। इसी के साथ आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। आई थिंक साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि हमें लिखते तो समय ज़्यादा लगता, इसलिए समय को बचाते हुए इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखो, ये हमारी है इंडिया के संविधान, ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार हम इसको पहले आपको पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम इस पर आज एनालिसिस देने वाला हूँ। ये हमारा रियल प्रियम्बल है। क्लियर हो गई? कितना अच्छा इसको सजाया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथ से किसने पहले लिखा था? पहले तो हाथों से लिखा गया होगा। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ढूंढना है, सब सर ही नहीं बताएंगे वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार भारत के संविधान को हाथ से लिखा था। और आपको मैं ज्ञान के लिए थोड़ा बता दूं कि जब वो व्यक्ति हाथ से संविधान लिखे थे, तो चारों तरफ जो आपको दिख रहा है ना बैकग्राउंड, है ना, इसमें गीता, रामायण, महाभारत, हिंदू देवी दुर्गाओं के फोटोओं से उसको सुसज्जित किया गया था। लेकिन बाद में जब बात हुई कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, तो पंडित नेहरू जी के कहने पर वो चीज़ों को हटा दिया गया। और फिर देख रहे हैं सामने
क्लियर हो गई। इस तरह के आकृतियां तैयार की गई, लेकिन रियल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो तैयार पूरी संविधान हमारे की गई थी, ऐसा नहीं था। उसमें ये बॉर्डर में क्या था, मतलब कह सकते हैं कि गीता महाभारत ये सब जो है ना, जितने भी धर्म ग्रंथ हमारी हैं, तथा कुछ कह सकते हैं देवी दुर्गाओं का भी फोटो उसमें बनाई गई थी। लेकिन जैसे बात हुआ सेकुलर का, तो उससे कहीं ना कहीं एक धर्म की बात हो रही थी। नेहरू जी ने कहा कि नहीं, हम सेकुलर कंट्री बन रहे हैं, इसलिए हम धर्मों से ऊपर हो जाएंगे, तो चीज़ों को हटा दी गई और फिर उसको नया बनाया गया। ठीक है, तो ये मैं आपको ज्ञान के लिए बता दिया। ऐसे एग्जाम में सबको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि हम भारत एक सेकुलर कंट्री में हम हैं, और हमारा संविधान को हाथ से किसने लिखा वो आपको याद करके आना है, हम अगले क्लास में पूछूंगा। तथा भारतीय तिरंगा का जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया, डिजाइन, वो कौन तैयार किया था, ये भी चलो एक तो जवाब मिला। ठीक है, तो इसी तरह बीच बीच में कुछ कुछ हम आपको वर्क देते जा रहे हैं, पढ़ते जाइए, समझते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, है ना। चलो भैया, तो देखो बाबू, बड़ा अच्छा है। और हमारे देश में दुनिया एक तरफ, हमारा जाति धर्म धर्म ग्रंथ एक तरफ, कानून एक तरफ, और देश का संविधान हमारा एक तरफ, सभी एक तरफ बराबर ए हो जाता है। यानी हमारे देश संविधान से चलती है, हम कुछ भी गतिविधि करते हैं संविधान से करते हैं। यदि आज हमारे यहाँ आईपीसी और सीआरपीसी का भी गठन होता है, पुलिस कोड भी बनती है, तो वह भी हमारा संविधान से बनती है। प्रियम्बल है क्या साहब, प्रियम्बल की बात करते हैं तो प्रियम्बल जो है, ये हमारे जो पूरी जो संविधान है, जिसमें आर्टिकल 395 आर्टिकल्स हैं। यदि हम शेड्यूल्ड की बात करें तो टोटल इसमें 12 शेड्यूल्ड हैं और 22 भाग्य हैं। ठीक है, तो ये पूरे को एक समराइज कर सकते हो, ब्रीफिंग कर सकते हो, ये हमारा प्रियम्बल ने कर दिखाया है। इस प्रियम्बल की हम बात करते हैं तो प्रियम्बल का जो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को देने वाले हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे। क्लियर हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार, वो डेट था हमारा 13 दिसंबर, क्या था, 13 दिसंबर 1946, याद आया ना। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पीटी नेहरू कर देता हूँ डायरेक्ट, पीटी नेहरू जी ने इसको एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में लाया था, है ना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में इसको लाई गई थी। बाद में इसको हमने कब एक्सेप्ट किया था, याद आया। वेरी गुड। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी सीए कह सकते हैं, तो 22 जनवरी 1947 को हमारा सीए जो था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, इन्होंने इसे अप्रूव दे देता है। और उसके बाद से हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान का जो विचारधारा थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रक्रियाएं थी, वह हमारा और तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू होता। मतलब हम कह सकते हैं कि अभी तक हम पूर्ण रूप से जो हमें करना चाहिए था वो काम नहीं कर रहे थे। प्रियम्बल जैसे हमें मिला, उसके बाद से हम इस कार्यों को आगे बढ़ाना शुरू किए। तो देखो, भारत के संविधान ये कहता है कि भारत का जो सुपर पावर है, यहाँ का पावर ऑफ जो सेंटर है, वह पावर ऑफ सेंटर कौन है, देश की जनता। कौन है, देश की जनता। यानी देश के जो पब्लिक पीपल हैं, देश के जो सिटीजन्स हैं, वह सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी भारत के लोग या हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन। अब देखेंगे 2-3 वर्ड हमें देखेंगे। एक हमारा सोवरेन होगा, तो सोवरेन का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट। सोवरेन मतलब इंडिपेंडेंट, यानी भारत की संविधान जो है हम सभी को स्वतंत्रता दिया है। क्या क्या की स्वतंत्रता, सोचने का, एक्सप्रेशन का, चलने का, घूमने का, फिरने का, बात करने का, पूजा पाठ पद्धति का, प्रार्थना करने का, आर्टिकल 21 के अंदर विदेश जाकर के यात्रा करने का, भारत में कहीं भी भ्रमण करने का, भारत में कहीं भी घर बना के रहने का, लेकिन रोक देता था 370-35 से, जो आगे बात करेंगे। क्लियर हो गई। तो इस तरह के अधिकार जो है हमें ये इंडिपेंडेंट देता है, स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम देता है। कौन, भारत के संविधान। क्लियर हो गया। तो सोवरेन मतलब इंडिपेंडेंट, वर्ड समझ में आ गई, हम सभी स्वतंत्र हैं। ओके, अब देखते हैं, कहता है सोशलिस्ट, हम क्या है बाबू, सामाजिक हैं, और सेक्युलर, और हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, यानी प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे पास एग्जीक्यूटिव हेड 2 होते हैं। एक जो होते हैं
वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं जिसे हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, और एक रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। क्लियर हो गया? तो हमारे पास जो हमारे देश की जो हमारी कंट्री है, राष्ट्र है, तथा हमारे देश का जो एग्जीक्यूटिव हेड है, इनका अपना कोई भी धर्म नहीं होगा और न ही ये किसी एक धर्म को बढ़ावा देंगे। मीनिंग क्लियर हो गई? ये हमारा कौन सिखाता है? सेक्युलर सिखाता है। क्लियर हो गई? जहां पर एक देश में किसी भी एक धर्म को न तो बढ़ावा दिया जाएगा और न ही एक धर्म की वो बात करेगा, यानी किसी भी धर्म की वो बात नहीं करेगा। उस पोस्ट पे जाने के बाद उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। क्लियर हो गई? और भारत विश्व में पहला ऐसा राष्ट्र है जहां पर अनेक धर्म के लोग रहते हैं और भाईचारा के साथ, एकता के साथ, अखंडता के साथ रहे। ऐसा विश्व में कोई राष्ट्र नहीं, क्योंकि दुनिया में जितने भी राष्ट्र बने वे सारे राष्ट्र कैसे बने? धर्म के आधार पर। लेकिन भारत एक ऐसा प्यारा राष्ट्र है जहां पर सर्वधर्म संपन्न, वसुधैव कुटुंबकम। क्लियर हो गया? जहां पर हम पूरे दुनिया को एक परिवार मानते हैं। ये क्लियर हो गई? तो ये भारत के आज नहीं, ऋग्वेद की हम बात करते हैं, जब दुनिया में पता नहीं लोग सीखे थे पढ़ना बोलना या नहीं, उस समय की हमारे धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद भारत की, और वहां से ही हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो भारत के संविधान में बाबू 3 ऐसे वर्ड हो जाएंगे, और तीनों वर्ड कौन कौन है उस पर हम चर्चा करता हूँ। एक हमारा बाबू हो जाएंगे सोशलिस्ट, एक हो जाएंगे सोशलिस्ट, एक हो जाएंगे हमारा सेक्युलर, ठीक है, और एक हमारा हो जाएगा इंटीग्रिटी, एक हो जाएगा इंटीग्रिटी। ये 3 पूरे संविधान में ऐसे वर्ड हैं जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया था। क्या किया गया था? ऐड किया गया था। और भारत के संविधान को 42वां संविधान जो संशोधन हुई थी, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि अभी तक भारत के संविधान के जो प्रियम्बल है, इसमें एक बार मात्र यदि कोई बदलाव हुआ है या कुछ चेंजिंग हुआ है तो वह 1976 में, उसके बाद प्रियम्बल में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। तो बाय द वे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि हमारे प्रियम्बल में अभी तक कितने बार बदलाव हुए हैं, क्या जवाब दोगे? ऑन टाइम, एक बार। और एक बार कब हुआ है? 1976 का 42वां संविधान। इसी के तहत आपने देखा था कि भारत का लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 साल बढ़ा दिया गया था। ठीक है? इसी में आपने देखा था कि एक बिल पारित कराई गई थी जहां पर राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बातों को मानने के लिए कंपेल्ड कर दिया गया था, ऑथराइज कर दी गई। क्लियर हो गई? तो 42वां संविधान संशोधन भारत के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जिसे हम जब अमेंडमेंट पढ़ाएंगे तब वहाँ इसकी चर्चा करूँगा। क्लियर हो गई कि ऐसा क्या क्या हमने बदलाव किया था। यही हमारा 42वां संविधान संशोधन है जिसके तहत हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज लाए गए। क्लियर हो गया? तो यानी जितने भी जोड़ने की बात हुआ वो सारे जोड़ने की बात किस में हुआ? 42nd में हुआ। और घटाने की बात कब में हुआ? 44th में हुआ। मैंने क्लियर हो गई? तो अब से एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत के संविधान में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए? कौन कौन से वर्ड जोड़े गए? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। कौन सी संविधान संशोधन? 42nd। कब हुआ था? इज इट ओके? चलो बाबू। तो भारत के संविधान कहता है कि सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष तथा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि यहाँ पर जो पावर दिया गया है वो जनता के पास दिया गया है, और यहाँ के जो नेता होंगे, राजनेता जो होंगे, उनका चुनाव आम जनता करेगी। क्लियर हो गई? यानी यहाँ पर हेरिडिटरी का फॉर्म नहीं चलेगा। यहाँ पर हम कभी भी नहीं कहेंगे कि मोनार्की का कंसेप्ट चलेगा, बल्कि यहाँ पर इलेक्शन पद्धति है। यदि राष्ट्रपति बने हैं तो अगला वो राष्ट्रपति होंगे या नहीं होंगे, जनता तय करेगी। यहाँ का रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो यहाँ की पीपल तय करेंगे। अभी आप पीएम हैं, आगे पीएम होंगे या नहीं हो, ये जनता तय करेगी। मीनिंग क्लियर हो गया? तो भारत के संविधान को हमने क्या पढ़े? यह डेमोक्रेटिक है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटी है। लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा यदि कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसका क्या नाम है बाबू? इंडिया है। और दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक कौन है? अमेरिका है। क्लियर हो गया? दुनिया का पहला डेमोक्रेसी की बात करें, अमेरिका करना होगा। साथ ही साथ हम री प्लस पब्लिक हैं, यानी पब्लिक बार बार उनको रीइलेक्ट करता है। अब समझ आया?
इलेक्शन कर करके वहां तक भेजता है। यह भारत के संविधान की विशेषता है। तो हमारे भारत के संविधान में कुछ वर्ड याद करें तो स्वतंत्रता हमें है, सोशलिस्टिक हैं, हम सेक्युलर हैं, डेमोक्रेटिक तथा रिपब्लिक हैं। और इसे को लेके इसे भारत के जो भी आम जनमानस है यानी देश की हमारी जनता है, इस जनता को भारत के संविधान को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सिक्योरिटी देता है। और सिक्योरिटी सुरक्षा क्या है? तो सुरक्षा नंबर पहला हमारा है कि हमें मिलता है साहब जस्टिस। जस्टिस मतलब होता है हमें न्याय मिलता है। न्याय क्या है? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनैतिक न्याय है। सामाजिक का मतलब समाज में जितने भी बुराइयां हैं, जैसे पहले हमारे यहाँ लड़कों के उम्र 18 साल में शादी हो जाती थी, बाद में इसको फेरबदल किया गया, अब लड़कियों की उम्र के लिए कई साल की गई। जैसे हमारे यहाँ किशोरी क्या कर सकते हैं, कन्या विवाह होता था, भ्रूण हत्या होती थी, सुने हैं ना। जैसे अभी भी हमारे यहाँ यदि 2001 की हम जनगणना देखें तो बेटों की अपेक्षा बेटियों की आबादी बहुत कम थी। ये सब क्या था? सामाजिक बुराई था। तो समाज को हमें कैसे उत्थान करना है, समाज को डेवलप करने के लिए हम प्लानिंग कमीशन में भी बहुत सारे बातों को किया। जैसे हमारा प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग था, पढ़ा था। जैसे हमने देखा था रूरल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने पढ़ा था, है ना। जैसे हम कम्युनल डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ा था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ा था, है ना। जो गांव घर में आपने देखा होगा कि क्या है भाई, तो सामुदायिक भवन बने हुए हैं। ये सब क्या है? हम सामाजिक हम न्याय देने की कोशिश करें। समाज में जितने भी बुराइयां हैं, जैसे अभी वर्तमान में ले लो, ट्रिपल तलाक को ले लो, ये समाज की बुराई थी कि नहीं थी? इसको हम हटाने के लिए संवैधानिक दृष्टि को आगे बढ़ाया। जैसे अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो अभी हमारे यहाँ कॉमन जो लॉ आने वाली है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं समाज में जो बुराइयां इसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसको लेकर के दूसरा हमारा इकोनॉमिक, आर्थिक में हम बात कर सकते हैं साहब। जैसे कि सभी को आर्टिकल 16 के तहत सभी को सरकारी जॉब में बराबर इक्वेलिटी दी गई है। आप में जिसमें जितनी ताकत है वह परीक्षा दीजिए, क्वालिफाई कीजिए, नौकरी लीजिए, बीपीएससी यूपीएससी निकाल के आइए। क्लियर हो गई। फिर हमारा होता है पॉलिटिकल, 18 साल आपका कंप्लीट हो गया तो आप पंचायत का सदस्य हो गए, वोटर कार्ड बन गया, आपके पास अधिकार है, वोट दीजिए, जिनको आपको नियुक्त करना है उसको आप चुनिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को। क्लियर हो गई। तो इस तरह से, और भारत के कोई भी व्यक्ति जिनमें वो ताकत है, जिसे जनता चाहती है, वह देश का राजनेता बनेगा। मीनिंग क्लियर हो गई। तो इस तरह से हमें 3 जस्टिस मिले, न्याय मिले हैं। और न्याय क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्लियर हो गई। यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मीनिंग समझ में आ गया? क्योंकि हम लिखते तो बहुत टाइम लगता ना। ये फिगर आपको भी दिख रहा है, मजा आ रही होगी। अब हम देखते हैं हमें स्वतंत्रता भी मिला है, हमें लिबर्टी मिली है। लिबर्टी कौन चीज का मिला है? सोचने का। जो सोचना है सोचिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, सोए सोचिए कि मैं आयरलैंड की यात्रा कर रहा हूँ, यू आर फ्री। सोचिए सिंगापुर पहुंच गए हैं। जैसे माननीय बिहार के पर्यावरण मंत्री सुने ना, कल या परसों अभी साइकिल से ऑफिस जा रहे हैं, उन्होंने कहे कि मुलायम सिंह यादव हमारे सपना में आए थे, है ना। उनको सपना में घड़ी भी गिफ्ट कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि चलो साइकिल से हम लोग यात्रा करते हैं। तो आप सपना में कुछ भी कर सकते हैं, और आपको सपना लगता है कि नहीं ये सपना सही है तो सवेरे। लेकिन पढ़ाई के दौरान में सपना वो होता है जहां आपको नींद उड़ा देता है। सपना वो नहीं होता है जो आपको नींद ले आता है, सपना वो होता है जहाँ पर नींद भगा देता है। लेकिन मुझे लगता है कि सबको सपना में नींद आता है, अच्छा वाला, है ना। तो एक्सप्रेशन, विश्वास, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये भारत के संविधान हमें स्वतंत्रता देता है। सोचिए, बोलिए, लेकिन कायदे में इतना भी एक्सप्रेशन नहीं मिलना चाहिए। भारत में कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेशन की फ्रीडम मिल गया है, मानते हैं ना। चीन ठीक किया है, भारत में कुछ ज़्यादा है। बिलीफ, जिसमें आपको भरोसा है, जिस देवी दुर्गा अल्लाह में भरोसा है, आप प्रार्थना करते रहिए, जिनको पूजा करना करिए, ये भारत के संविधान कहता है। आगे हमारा है इक्वालिटी, हमें मिला है, मतलब सभी को बराबरी की हम बात कर रहे हैं साहब। तो इक्वालिटी क्या है? स्टेटस, लेकिन यहाँ पर आर्थिक रूप से हम नहीं कर सकते। तो स्टेटस है। एंड अपॉर्चुनिटी का जो आर्टिकल 16 में आपको 16 में कहता है, एंड प्रोमोट अमंग देम ऑल, सभी को इस तरह के अधिकार मिलना चाहिए, ये भारत की संविधान कहती है। अब आगे देखते हैं तो हमारा फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट आ जाता है साहब। फ्रेटर्निटी मतलब जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? भाईचारा। क्या बोलेंगे हम लोग?
भाईचारा की हम बात करेंगे। तो यदि हम भाईचारा की बात करते हैं तो फ्रेटर्निटी एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, हर व्यक्तियों को मान और सम्मान से जीने का अधिकार है। मीनिंग क्लियर हो गई? सभी को यह कोशिश करना चाहिए कि देश में एकता, अखंडता तथा भाईचारा को हम बढ़ावा दें। क्लियर हो गया? ऐसा कोई एक्टिविटी ना करें जिससे कि हमारे देश की एकता, अखंडता में कोई प्रॉब्लम हो और हमारी जो एकता है, हमारी जो भाईचारा है, उसमें एक गैप क्रिएट हो। इसे हमें बचाना होगा। इस तरह से हमारी कुछ जिम्मेवारियां भी हैं। उसके बाद होती है इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। वही बात हमने किया कि देश की एकता और अखंडता को हमें क्या करना होगा? बचाना होगा। ऐसे भाईचारा बनाना होगा जिससे कि देश की एकता और अखंडता हमारे क्या हो? बना रहे और टूटे नहीं। क्लियर हो गया? तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे संविधान सभा जो थी, इसको स्वीकार कब किया बाबू? तो स्वीकार हमने किया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान को हम इम्प्लीमेंट कब कर दिया? 26 जनवरी 1950 को। तो ये स्वीकार कौन किए? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया, है ना। अब आगे कहता है हियर बाई एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इसको स्वीकार भी किए, हम इसे इनेक्ट भी किए और इसमें इसे हमने स्वीकार करते हैं, जो कि भारत के सारे नागरिकों के समर्पित किया जाता है। मैंने क्या हो गई? तो यह हमारा भारत के संविधान का प्रियम्बल कहता है। जो पूरे संविधान जब हम पढ़ेंगे तो पूरे संविधान को ये शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि इन्होंने हमें बताया। तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साहब पढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अभी पढ़ा दिया है आपको, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन स्टेट। तो इंडियन स्टेट का हमारा नेचर क्या है? तो हम फेडरल सिस्टम को तो स्वीकार किया है लेकिन यूनियन को रखे हैं, ध्यान देना। फिर स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। अब आगे है डेट ऑफ एडॉप्शन। तो एडॉप्ट हमने कभी किया? 26 नवंबर 1949 को हमने इसको एडॉप्ट किया। मीनिंग क्लियर हो गई? तो हिस्ट्री ऑफ द प्रियम्बल हम लोगों ने ऑलरेडी इसका पढ़ लिया है कि नेहरू जी ने कब रेजोल्यूशन लाया था? तो ये लाए थे 13 दिसंबर और स्वीकार कब हुई थी? 22 जनवरी। कंपोजिशंस की बात करते हैं तो पीपल ऑफ इंडिया। अब इसमें आप एक एक चीजों को देख सकते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये है ना। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या कहता है? तो ये इंडिकेट करता है कि सोवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के सभी नागरिक क्या हैं? स्वतंत्र हैं। और सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? आप इंडिपेंडेंट हैं अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। क्लियर हो गई? तो इसमें भी आप एक एक वर्डों को हमने यहाँ पर क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि भारत के संविधान में हमने बताया 3 वर्डों को जोड़ा गया। क्या क्या? सोशलिस्टिक, सेक्युलर और एक हमारा क्या है? इंटेग्रिटी। ये तो वर्ड याद हो गए। तो 42वां संविधान संशोधन में हमने ये चीज़ों को जोड़ा था। तो फिर इसको हम एक एक करके हम डिफाइन भी कर दिए हैं। अब जस्टिस में भी है। तो हमारा सोशल जस्टिस में क्या है? अब सोशल जस्टिस जैसे हमने देखा था 3 तरह का हमारा जस्टिस था, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। 3 हमने जस्टिस देखा ना। अब 3 में हम पहले सोशल जस्टिस के अंतर्गत देखते हैं, क्योंकि जब हम जस्टिस की बात करते हैं बाबू लोग, तो इसमें हमें कुछ चीज़ों को और थोड़ा सा गहराई से देखना होगा। तो हमारा जस्टिस जो न्याय होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको लेकर के हम देख सकते हैं, चाहे हमारा फंडामेंटल राइट्स हो या डीपीएसपी हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, है ना। तो वहाँ पर भी जैसे मान लो कि अभी हमारे बिहार में शराब बंद कर दी गई है। बहुत लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अशब्द भी बोले होंगे, भला बुरा भी बोले होंगे, लेकिन उनको ये अधिकार तो हमारी संविधान ही दिया ना। क्योंकि समाज में यदि किसी भी प्रकार की कोई बुराई होता है, समाज में कोई किसी भी प्रकार के कोई गलत स्टेप्स लिए जाते हैं और समाज टूटता है, परिवार टूटता है, जिससे देश राज्य की एकता व अखंडता ह्रास होता है या कह सकते लॉस होता है। तो वैसे परिस्थिति में राज्य की सरकारों को यह अधिकार दी गई है कि वह डीपीएसपी का सहारा लेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो एक इंडिकेट है या कह सकते जो एक इंस्ट्रक्शंस है। तो केंद्र सरकार और हमारी जो पार्लियामेंट है या कह सकते जो संविधान है, इन्होंने राज्य की सरकारों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है। समाज में यदि इस तरह की कुछ चीज़ हो रही हैं तो आप ऐसे चीज़ों पर अपने कदम उठाइए, कानून बनाइए। तो बिहार सरकार ने शराबबंदी पर कानून बनाया। अभी बिहार सरकार ने टोबैको पर भी कानून बना रखा है। जैसे स्कूल में गुरुजी लोग खैनी बच्चे के सामने बनाने लगते हैं तो उस पर भी कानून बन गए हैं। जल्दी में इम्प्लीमेंट होने की बात चल रही है, ठीक है। इसलिए घर में आप लोग के यहाँ कोई शिक्षक होंगे सरकारी तो उनको कह दीजिएगा कि अलर्ट हो जाइए, ज़रूरत नहीं है। तो सामाजिक हमारा क्या है भाई? तो सोशल की हम बात करते हैं तो सोशल जस्टिस में है हमारा, सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि संविधान चाहता है टू क्रिएट अ सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और डिस्क्रिमिनेशन का जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारा आर्टिकल 15 आ जाता है। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 15 आर्टिकल में कहा जाता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ
आज भी हमारे सोसाइटी में भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, बहुत ज़्यादा हैं साहब। तो संविधान कहता है कि सामाजिक जस्टिस हम तभी मानेंगे जब समाज से पूर्ण रूप से छुआछूत मिट जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो भारत के संविधान का आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी पढ़ा होगा, है ना। तो ये अनटचेबिलिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी भारत के संविधान में 1955 में इस पर रिफॉर्म की गई और 1989 में 1989 में यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि अनटचेबिलिटी इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट विल बी ऑफेंस। क्लियर हो गया। यदि आप किसी से छुआछूत करते हैं, किसी के जाति वर्ड सूची वर्ड यूज करते हैं जिससे कि उसका कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट जो होता है, उसकी सम्मान होती हुई उसकी आस्था पर प्रश्न उठता है, हरेस करता है, वो व्यक्ति हट करता है, तो आप इसके भुक्तभोगी होंगे, पनिशेबल होंगे। मीनिंग क्लियर हो गया। तो ये भारत की संविधान ऑलरेडी हमें बताता है। तो कहता है हमारा सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि समाज में रिलीजन, धर्म, जेंडर, क्रीड, कास्ट, ये सब के आधार पर किसी भी प्रकार कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, तभी हम मानेंगे सामाजिक न्याय उसे मिला है। क्लियर हो गया। दूसरा हमारा क्या है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब हुआ नो डिस्क्रिमिनेशन caused by the people on the basis of their wealth, income and आजकल भी हमारा समाज में है क्या, बड़े लोग बड़ों लोगों को ही बुलाते हैं, ठीक है। खाना बना रहेगा, शादी विवाह पार्टी में रोड पे भिगवा देंगे, लेकिन गरीब जो आसपास होंगे भूखे भिखारी, उनको नहीं खिलाएं, क्योंकि वो उनके पार्टी में आएंगे तो उनका स्टेटस गिर जाएगा। इसलिए सोच बदलिए, देश बदलेगा, परिवार बदलेगा। जहाँ सोच वहाँ शौचालय, नहीं तो दिव्या विद्या बालन आकर के यही बात बोलेगी, तो फिर कहिए कि उन्होंने ऐसे कहे, स्टेटमेंट देकर चली गई, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास सोच हो चुके हैं। और हमें तो आज तक लगता है, जो मैं अभी स्टडी करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, हम लोग अभी तक मैंने बर्थडे नहीं मनाया, आजकल लोग बर्थडे मना एक चल गया है सिस्टम, और ये बर्थडे नहीं मनता है। हमको जहाँ तक लगता है लोग अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। बर्थडे के नाम पे पूरा जीवार को न्योतेंगे, बैंड बाजा बारात, कुछ ऑफिसर्स को न्योतेंगे, कुछ नेताओं को न्योता देंगे, इनवाइट करेंगे, जो कि आम जनता आसपास वाला कम से कम देखिए, अरे इसका इतना पहुँच है। आई एम राइट। तो मुझे एनालिसिस में लगता है कि आजकल हम बर्थडे मनाते नहीं हैं, हम दिखाते हैं कि हमारे पास इतनी ताकत है। ये मेरा एनालिसिस है, आप क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, ये हमारा व्यक्तिगत राय है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोग भी इसको स्टडी कीजिएगा तो आपको लगेगा एक तरह से वो खौफ पैदा कर रहे हैं, ठीक है। शादी बाराती में भी वो बड़े बड़े लोगों को ला करके वो समाज को ये दिखाना चाहते कि मेरी इतनी अप्रोच वाला आदमी है। इज इट ओके। तो ये सबसे हमें बचना होगा, क्योंकि समाज में हमें सभी को ले कर चलना होगा, ये हमारा संविधान सिखाता है। हमें किसी के बीच फियर, डर पैदा नहीं करना है। ऐसे चीज़ों से हमें बचना होगा जिससे कि समाज में एक नेगेटिव मैसेज आए। क्लियर हो गया। तो ये हमारी, हम नहीं कह रहे हैं, हमारी संविधान सिखाता है, हम संविधान के तहत बात करें। एवरी पर्सन मस्ट बी पेड इक्वली फॉर इक्वल, लेकिन भारत के संविधान में भी याद रखिएगा, इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस की जो बात करते हैं ऐसा कुछ है नहीं, प्रोविजनली हम बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बिहार सरकार के जो शिक्षक हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मान रहे, हाई कोर्ट की भी बात नहीं मान रहे, धरना पर चल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि धरना और प्रदर्शन संवैधानिक चीज़ नहीं है। आगे बढ़ें। यानी जो शिक्षक लोग हैं वो पूरा का पूरा गैर कानूनी कर देते हैं, गैर संवैधानिक कर देते हैं अपने मांग को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। कोई होंगे शिक्षक घर से तो बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि सच तो बोलना ही पड़ेगा संविधान में। आगे कहता है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस है साहब, राजनीतिक कुछ हमारे न्याय मिलते हैं। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे क्या है भैया, इसका मतलब हुआ कि सभी लोग इक्वल हैं, उनको फ्री एंड फेयर क्या मिलना चाहिए, राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पार्टिसिपेट पॉलिटिकल। पता चलता है कि एक के घर से पूरा के पूरा मंत्री, विधायक, वार्ड मुखिया, और यही कारण बना श्रीलंका का डूबने का खुल्लम। आज भारत में भी इस तरह से राजनीति हो रही है। तो इतने दिन से हम इतना राज किए देश में, फिर भी हम कहते हैं कि फिर हम ही आते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पॉलिसी हैं। अब इक्वालिटी का मतलब होता है बराबर। तो ये सारे चीज़ों को आपको क्या करनी होगी, स्टडी कर लेना होगा। तो अब देखते हैं हम, अब हमारी क्या होती है, इक्वालिटी होती है, लिबर्टी होती है, फ्रेटर्निटी होती है। अब इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना होगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, थोड़ा इस पर हम बात कर लूँ तो कहता है बाबू कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव है, इट प्रोवाइड्स वे ऑफ लाइफ, हमें कैसे जीना है, जीने की कला सिखाता है। कौन, हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब
प्रेम्बल। इट इंक्लूड्स, ये हमें बताता है फ्रेटर्निटी को बढ़ाइए, भाईचारा को बढ़ाइए, स्वतंत्रता आपको मिली, इक्वालिटी एज द नोशन ऑफ हैप्पी लाइफ। और यही हो सकता है कि आपको एक यदि खुशहाल जीवन जीना है तो ये आपको आइडिया क्रिएट करेगा। नोशन मतलब आइडिया। क्लियर हो गई? तो इसको भी आप भिन्न भिन्न चीज़ों में आप तोड़ तोड़ करके इसको स्टेटस देख सकते हैं। अब होता है क्वेश्चन हुआ कि क्या भारत के संविधान में जो हमारा प्रियम्बल है ये संविधान का पार्ट है या नहीं है। क्लियर हो गई? तो इसमें सबसे पहले 1960 की बात करें तो गोपालन वर्सेज तमिलनाडु केस बना था। क्लियर हो गया? उसमें सबसे पहले जो हमारी सुप्रीम कोर्ट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया? उसके बाद जो बेरूबरी केस आया, ये बेरूबरी केस में भी आर्टिकल 143 पर के अंतर्गत ये चैलेंज करके बताया गया, पूछा गया कि साहब बताइए कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस बातों को मना कर दिया कि नहीं ये तो पार्ट है ही नहीं। लेकिन कहा कि यदि किसी प्रकार का यदि आपको मैसेज को समझने इस समय आपको यदि कोई ओपाक हो रहा है, अनक्लियरनेस आ रही है, तो ऐसे परिस्थिति में भारत के संविधान के जो प्रियम्बल है उसको हम इस लहजे में ले सकते हैं। तो कहता है इट वाज यूज्ड एज अ रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 का वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which was on the implementation of Indo-Pakistan agreement related to the Berubari Union and exchanging of the enclaves which were decided for the considerations by the bench consisting of the 8 judges। तो बेरूबरी केस जो थी इसमें 8 जजों की फैसला आती है और उसमें बताया गया कि इंडो पाकिस्तान जो एग्रीमेंट रिलेट हुआ था इस पर आप हमें बताइए। तो बेरूबरी जो केस थी कोर्ट ने डायरेक्ट कहा कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, यानी केवल ये जो हमारा प्रियम्बल था, जो हमारा संविधान बनाने वाले थे, मेकर्स थे, उनका केवल दिमाग को ओपन किया, उनके सामने पारदर्शिता रखा, ट्रांसपेरेंसी लाया। क्लियर हो गई? एंड बट इट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दो चीज हमने पढ़ा, दो केस अभी तक हमने बता दिया है ना। बेरूबरी से पहले हमने क्या बताया? गोपालन वर्सेस तमिलनाडु वाला केस बताया। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबरी केस में भी इन्होंने डायरेक्ट शब्दों में क्या बोला है? ये संविधान का पार्ट नहीं है। केवल प्रियम्बल किस लिए लाया गया था? तो लाया गया था जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके सामने लाई गई थी और ये बताने की कोशिश किया गया कि आप क्या समझे, हमें कैसे संविधान का निर्माण करना है। अब समझ आया संविधान बनना कैसे चाहिए? बिकॉज इंडिया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला देश है। क्लियर हो गई? अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला केस की बात करेंगे और जो 1973 में आया केशवानंद भारती केस के नाम सुने होंगे। जब केशवानंद भारती केस आया तो केशवानंद भारती की आपने सुना होगा 6 महीना पहले मौत हुई है, 8 महीना पहले। केरल के संत थे, ठीक है, इन्होंने फट से चैलेंज दे दिया। तो जब एक केशवानंद भारती केस आया और जब इसमें रिट यानी पिटीशन दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट इससे पहले जितने भी दिए थे डिसीजन कि हमारा प्रियम्बल जो है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान का भाग नहीं है, उसके बाद ये जो केस हुआ केशवानंद भारती, इसमें पहले के दिए हुए डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया और एक नया डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट मतलब लेकिन उन्होंने कहा कि है, देखो फर्स्ट टाइम अ बेंच ऑफ 13 जजेस, यानी बेरूबरी केशवानंद भारती में 13 जजेस ने मिलकर के फैसला दिया और उन्होंने कहा कि द कोर्ट हेल्ड, कहा कि द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 1973 से पहले जितने भी पिटीशन आए सभी में कहा गया कि भारत के संविधान का पार्ट नहीं है। कौन नहीं है? कब आया पहली बार केशवानंद भारती? कब आया? 1973, 1973 में। ठीक है, कितने जज ने फैसला सुनाया? 13 जजों ने फैसला सुनाया। तो प्रियम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर और सोर्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशन, बट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्लियर हो गई? देयरफॉर उन्होंने कहा कि इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और लेकिन इसी के बाद फिर LIC का एक केस आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेज LIC 1995 में। तो जब सुप्रीम कोर्ट बेरूबरी केशवानंद भारती में जब मान गया कि संविधान का पार्ट है, तो इसमें भी उन्होंने यही डिसीजन दिया कि यह संविधान का पार्ट है। लेकिन याद रखना केशवानंद भारती में एक मैटर आया था और वो था कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप बदलाव कीजिएगा, लेकिन संविधान का जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव नहीं होंगे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ? जैसे मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, दादाजी ने कहा कि हमारा जीते जागते
अब बेसिक स्ट्रक्चर मैं कुछ लिखवा दूंगा, आई थिंक लिखवाया था क्या, एक लिखवा दिया है, तो जब अब तो को याद हो ही गया होगा, तो वही सारा बेसिक स्ट्रक्चर्स है मैंने लिखवाया है। तो इसको हम नॉर्मल भाषा में समझा, तो एक घर है, दादाजी जिंदे हैं, उन्होंने कहा कि हमारा जीता जागता इस घर में कहीं दीवार नहीं टूट सकता है, कोई खिड़की नहीं, को जो करना है अंदर करो। तो आप इस स्विमिंग पूल बना लो, घर बना लो, लेकिन ये चारों तरफ जो दीवार दिख रहा है ना, इसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। उसी तरह हमारे संविधान में जो हमने आपको कुछ लिखवाया है, डॉक्ट्राइन्स लिखाया है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होंगे। मीनिंग क्लियर हो गई, तो वो आपको याद कर जाना है। अब संविधान में सबसे पहला अमेंडमेंट कब हुआ? 1976 में। अभी तक कितने बार हुए हैं? एक बार। कितने वर्ड जोड़े गए? कौन कौन जोड़े गए? वेरी गुड, सामने दिख रहा है सब आपको। सोशलिटी एंड सेकुलर वर एडेड बिटवीन सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोशलिस्ट और सेकुलर किसके बीच में है, तो सॉवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में दोनों वर्ड हैं। ध्यान देना, जानना तो पड़ेगा, यूपीएससी क्या पूछेगा हमें क्या पता, इसलिए जो पूछा है हम एक जगह कर दिया है। यूनिटी ऑफ द नेशन वाज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो एग्जाम में यूपीएससी ने पूछेगा कि यूनिटी ऑफ द नेशन हैज बीन चेंज्ड बाय या रिप्लेस्ड बाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब केवल हम एकता की बात नहीं कर रहे हैं, अखंडता की भी बात कर रहे हैं। समझ आया? खाली हम एक हैं ये नहीं, बल्कि एक घर में है तो पूरे देश में भी एक हो जाओ, बाहरी दुश्मन से पूरा मिल करके लड़ेंगे और देश को प्रोटेक्ट करें। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। क्लियर हो गया? और यूनिटी का मतलब एक परिवार एक है, सामने वाला पे बवाल कर दिए। क्लियर हो गई? संविधान हमें सिखाता है कि आपस में भी एक रहो, पूरे देश एक रहो। लेकिन हम क्या करते हैं? आपस में भी करते हैं फेटाफेटी और देश में भी करते हैं राजनीति। अब समझ में आ गया? लेकिन हमारा संविधान क्या सिखाता है? कहता है घर से लेके बाहर तक एक रहो, जहां रहो वहीं एक रहो। फैक्ट्स कुछ हैं, ये सभी चीजों को आप देखिए। कुछ क्वेश्चंस है, जस्ट आप लोग चेक कीजिए, चेक योरसेल्फ। Which of the following word has not been written in the भारत के संविधान में कौन सी वर्ड नहीं जोड़े गए हैं? वेरी गुड, एक आंसर मिल गया। चलो भाई, आप लोग का टेस्ट आंसर भी देखो सामने है। चीटर लोग पहले आंसर ही देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू? कौन सी सच नहीं है? देख करके बोल रहे हो। तो कहता है क्या भारत के संविधान इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1949 को हुआ था? यानी इस दिन तो हमने एडॉप्ट किया था ना, यानी दिस इज द डेट ऑफ एडॉप्शन। और हमारा इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ये था ना। यानी अब कहता है कि नॉट ट्रू, ट्रू कौन नहीं है? तो ये तो पक्का ट्रू नहीं है। आगे सेक्युलर वर्ड हैज बीन एडेड, ये तो सही है। 42 ये भी सही है। सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकली है, इस तरह के हमारे पास, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर हो गई? अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंसर को नहीं दिखाना है हमको। चलो, विच स्टेटमेंट नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ सॉवरेन इंडिया? सॉवरेन इंडिया के सेंस में कौन सा करेक्ट नहीं है? इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, भारत किसी भी राष्ट्र पर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री। फिर इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री। और इंडिया इज ओब्लाइज्ड टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। यही होगा, है ना? क्या होगा आंसर? क्योंकि भारत जो है साहब, ये किसी भी देश पर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, अभी पढ़े नहीं थे? क्लियर हो गई? अच्छा, अब इसको क्वेश्चन देखेंगे तब तो पूरा पढ़ने दो हमको भी। के मुंशी वाज रिलेटेड टू, किसे? चलो भैया, वेरी गुड। आगे देखते हैं, विच ईयर रिलीज बेरूबरी केस? बेरूबरी केस कब आया? 1973 में तो ये आया था, केशवानंद भारती। 60 में वो आया था, मद्रास गोपालन 1960। फिर कहता है व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द सेक्युलर? सेक्युलर का ट्रू मीनिंग क्या होता है? यानी जहां पर सरकार के नजर में सभी बराबर हैं, अपना कोई धर्म नहीं होता तथा प्रमोट हम नहीं करेंगे, यही था ना। आगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द? आगे,
हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किसने कहा कि की नोट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है? नेल्सन मंडेला, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और अर्नस्ट बारकर। यहाँ पर 4 हैं, इसमें से फिलोसफी का आंसर हो जाएगा पहला बारकर। आई थिंक अभी और क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ और क्वेश्चंस होंगे। लास्ट डे है, क्या है भैया लास्ट में क्वेश्चंस? लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से लिए हैं भाषा? प्रीएम्बल दुनिया को कौन पहले दिया? अमेरिका। ओके, तो आपको ये पूरा का पूरा एक बार याद कर जाना होगा। प्रीएम्बल का भी पार्ट आपको इसे पूरा एक बार स्टडी कर जाना होगा। ओके, सारे क्वेश्चन सब मिल ही जाएंगे, क्या टेंशन ले रहे हो? यस मैम, आर्टिकल याद हो जाएगा।